जैसा कि आपको यहाँ पे अनुक्रमांक डालना होगा और यहाँ पे रोल नंबर नाम, यानी रोल नंबर के बाद आपको नाम डालना होगा। मुद्रित प्रश्नों की संख्या यहाँ पर अंकित की होगी। यहाँ पर पेपर का कोड होगा जो कि आपको कॉपी के फ्रंट पेज पर, फर्स्ट पेज पर लिखना होगा, आपको इसका विवरण भरना होगा। यहां से खैर कोई मतलब नहीं रहता है आपको, लेकिन यहाँ का कोड जो है आपके लिए मायने रखता है, तो ये आप कॉपी के फ्रंट पेज पर भर दीजिएगा। पायल मिश्रा जी हैं और पांडे जी हैं, दीपक गुप्ता हैं, पीबी मिश्रा है। गुड इवनिंग सभी को। और चलिए मैं इसको सॉल्व करवा लेता हूं जल्दी जल्दी। आप सभी की कमेंट बीच बीच में लेते रहेंगे, तो चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। इसके बाद हम आप सभी के लिए जो चीजें हैं आगे में वो सॉल्व करवा दूंगा। कमेंट इसके लिए आप कर दीजिएगा। दीपक गुप्ता, मजा नहीं आएगा, मजा ही नहीं आ रहा है। वाह क्या बात है, मजा, इसमें मजा की क्या बात है यार, इसमें कोई मजा की बात ही नहीं, पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, उसमें मजा आएगा या न सजा आएगा पता नहीं। तो अगहन महात्म्य के लेखक कौन है? तो आपको पता बता दें कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। 2 खंडों में आपका पेपर डिवाइड होगा और दोनों खंडों में से प्रश्न करने अनिवार्य होंगे निर्धारित। अगहन महात्म्य के लेखक कौन है? अगहन महात्म्य, अगहन महात्म्य के लेखक कौन है? अगहन महात्म्य के लेखक हैं बैकुंठ मणि शुक्ल। कौन है? बैकुंठ मणि शुक्ल। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगा लीजिए। आप सभी लोगों ने फर्स्ट दिया है, बिल्कुल सूरज कुमार ने कहा है, बिल्कुल लिख दिया है, ओम प्रकाश पाल। चलिए दूसरा प्रश्न है कि प्रेमघन किस युग के कवि या लेखक थे? प्रेमघन यानी जिनका नाम हम आपको बता देते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ये किस युग के लेखक थे, किस युग के कवि थे? आप सभी लोग फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। क्या भारतेंदु युग के थे? क्या द्विवेदी युग के थे? क्या छायावादी युग के थे? या फिर प्रगतिवादी युग के थे? तो बता दें यहां पर भारतेंदु युग के बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे लेखक, जिन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका भी फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 ऑब्जेक्टिव आने हैं आपको। बदलाव नहीं हुआ है 2022 के पेपर के पैटर्न में। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे ये ऑफिशियल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ऑफिशियल नहीं आएगा। जो 30% ऑफ सिलेबस आपका दिया गया है उसी में सारा प्रारूप पहले से ही दे दिया गया है, इसलिए ऑफिशियल कोई नहीं होता है। जब उसका 30% सिलेबस ऑफ दे दिया गया है तो उसका बदलाव नहीं हुआ है। मैं उसी आधार पर बना के आपके लिए अपने इन हाथों से लाया हूं। चलिए, श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा है? साहित्यालोचन लिखा है, हिंदी आलोचना लिखी है, सूर साहित्य लिखा है, या फिर व्यंग्यात्मक निबंध लिखे? क्या लिखा है? तो इसके लिए भी कमेंट आप ही करेंगे, है ना संदीप कुमार जी? री एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा? आई डोंट नो कब आएगा, क्योंकि ये सब बोर्ड की मंशा पर आधारित है, और हम बोर्ड की मंशा को कैसे बता सकते हैं जब बोर्ड ने कुछ कहा ही नहीं कुछ बोर्ड ने ना। चलिए, लली अवस्थी, अच्छा लाली अवस्थी जी हैं। राहुल भास्कर कहते हैं थर्ड। देखिए, बिल्कुल साहित्यालोचन इसका फर्स्ट आंसर है, थर्ड नहीं है। फर्स्ट आंसर इसका है श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन, श्याम सुंदर दास की रचना है, तो लगा लीजिएगा। किसकी कविताओं में दुखवाद की प्रधानता है? दुखवाद, दुखवाद या दुखवाद को ही हम बौद्ध बौद्ध दर्शन कहते हैं। बौद्ध दर्शन यानी दुखवाद से प्रभावित हैं। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या महादेवी वर्मा है? तो फोर्थ आंसर इसका राइट हो जाएगा महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में निर्झरिणी मछली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये महादेवी वर्मा का गीत है और इसमें हमें दुख के झलक देखने को मिलती है। पायल मिश्रा, निखिल कुमार और यूपी बॉय,
चलिए एसडीएफ जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, ठीक है, धीरज कुमार जी हैं, निखिल कुमार जी हैं। चलिए आगे जी ने तार सप्तक का संपादन किया है द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में, या फिर प्रयोगवादी युग में? राइट आंसर क्या होगा इसका? जहां पना चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये चौथा राइट आंसर है प्रयोगवादी युग में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब प्रयोगवादी युग चला था तभी तार सप्तक का संपादन चला था, और जब तार सप्तक का संपादन हुआ था तभी तो चला था प्रयोगवादी युग। ओके, फोर्थ इसका राइट आंसर है। दो का देखिए, निम्न में से शब्द शक्ति नहीं है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या प्रसाद? कौन सी शब्द शक्ति नहीं है भाई साहब? कौन सी शब्द शक्ति नहीं है? इतना देखिए। हाँ, हिमांशु जी हैं, क्या बात है हिमांशु जी, वाह। हाँ बिल्कुल निखिल कुमार, 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद प्रारंभ हुआ था, और 1943 में पहला जो तार सप्तक अपना है वो प्रकाशित हुआ था, और उसके संपादक श्री अज्ञे जी थे। आगे देखिएगा, तो इसमें फोर्थ, इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि प्रसाद जो है वो गुण है, वो शब्द शक्ति नहीं है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियां हैं, लेकिन प्रसाद जो है वो गुण है, शब्द शक्ति नहीं है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। समझ गए होंगे आप, संध्या श्रद्धा मनु। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। परमाल रासों के रचयिता बता दीजिए आप सभी लोग। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। परमाल रासो किसने लिखा है? हंजाला शेख, आशुतोष, आशीष गुप्ता? खुश रहो भाई साहब। देखिए इसमें परमाल रासो जगनिक लिखे हैं, जगनिक, और इसी परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है। ठीक है, आल्हा खंड भी कहा जाता है इसी परमाल रासो को, क्योंकि महोबे के दो वीर आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है इस आल्हा खंड में। ठीक है, तो उसका भी फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, जगनिक। छायावाद काल से संबंधित है मतीराम, केशवदास, नागार्जुन या पंत? छायावाद से संबंधित कौन है? तो इसमें भी फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। मंझन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। मंझन, कुतुबन, जायसी सब एक जैसे थे। अब देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो यहां पे आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक के होंगे, और पूरे के पूरे 10 अंक आपको मिलेंगे अगर पांचों प्रश्न आप सही कर देते हैं। तो यहां पर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। चलिए यहां पर जो है जब तक यहां लगा लीजिएगा, जब तक। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा जब तक यहां लिख दो, जब तक यहां पे लिखना होगा, और यहां पे प्रातःकाल भुवन को भर देती हैं। ठीक है, तब तक, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से, यहां पे अमृत छूट गया है भैया, टाइप करना, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हाँ, अमृत यहां पर छूट गया है, भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इतना रसरेखांकित अंश है। चलिए आगे देखिएगा, उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम और शीर्षक का नाम लिखना है। तो फटाफट आप लिख देंगे, पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। और इसके लेखक कौन है? लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश दिया हुआ है, आप लिखेंगे सबसे पहले,
वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जब तक इस संसार में सूर्य की किरणें आकर के और हमारे भारत की धरती को, इस संसार को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। अनेक उतार चढ़ावों के बाद भी यहाँ की निवासी आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ऐसे व्याख्या कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आगे लिखना होगा कि मतलब प्रस्तुत रेखांकित अंश में वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो आगे रेखांकित अंश है उसका आप थोड़ा सा विस्तृत वर्णन कर दीजिए, बस हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर रहेगा? जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रति प्रातः काल भुवन को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। जन का संततवाही जीवन किसके समान है? तो जन का संततवाही जीवन नदी की धारा के समान है। जन का संततवाही यहाँ पे जीवन है, जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, नदी के धारा के समान है। ठीक है, हो गया। उत्थान के घाटों का निर्माण किसके द्वारा होगा? तो आप लिखेंगे उत्थान के घाटों का निर्माण जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। मतलब उत्थान के घाटों का निर्माण किसके द्वारा होगा? श्रम और कर्म के द्वारा होगा। किसके द्वारा? श्रम और कर्म के द्वारा होगा। आगे देखिएगा, अथवा ये करिए, मतलब दो गद्यांश दिए होंगे आपको, एक गद्यांश के नीचे दिए हुए 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अंडरस्टैंड? संस्कृति के अभ्युदय और विकास के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप का हालांकि आपके एग्जाम में डबल बार नहीं आएगा, मैंने आपको सरलता के लिए, महत्वपूर्णता के लिए दे दिया है। ठीक है, बाकी एक बार में एक पाठ के 2 गद्यांश नहीं आने हैं, पाठ के गद्यांश चेंज होंगे। पहला गद्यांश दूसरे पाठ का होगा और दूसरा दूसरे का होगा। यहां पर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यह गद्यांश इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको लगेगा इनमें से एक एग्जाम आपके एग्जाम एक जो गद्यांश है वो आपके एग्जाम में रखा मिलेगा, चाहे आप देख लेना। संस्कृति के अभ्युदय और विकास के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो यहाँ पे इतना रेखांकित अंश हो जाएगा आपका। ठीक है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, किसके द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, किसके द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है? तो संस्कृति के अभ्युदय और विकास के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। हो गया यहाँ पे उत्तर। दूसरा है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित, विरहित का अर्थ होता है अलग कर दिए जाएं, तो क्या होगा? जब अगर तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा है, अगर विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप होगा। क्या होगा? राष्ट्र का लोप होगा, है ना। ठीक है, हाँ, फिर देखिएगा गद्यांश के अनुसार संस्कृति क्या है? तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है, गद्यांश के अनुसार संस्कृति क्या है? क्या है? जीवन के विटप का पुष्प है संस्कृति। क्या है? जीवन के विटप का पुष्प है संस्कृति। गद्यांश के अनुसार जीवन के विटप का पुष्प है संस्कृति। पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए, तो राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हो जाएंगे। आगे देखिए, एक पद्यांश, 2 पद्यांश आएंगे, जिनमें से एक पद्यांश आपको करना होगा। तुम्हारग प्रेम को समुझे हरिचंद, यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। मारग प्रेम को समुझे हरिचंद, यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है।
और बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। देखिए मार्ग इस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। यहां देखिएगा, यहां पे रेखांकित अंश की व्याख्या है पहली ही लाइन। ठीक है, पहली ही लाइन जो है रेखांकित अंश है। ठीक, तो आप लिखिएगा, देखिए पर पद्यांश का नाम और शीर्षक का नाम लिखिए। तो पद्यांश का नाम भैया है प्रेम माधुरी। क्या है? प्रेम माधुरी। शीर्षक का नाम, पद्यांश के शीर्षक का नाम प्रेम माधुरी है। रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रेम का मार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को, प्रेम के पथ को कौन समझ सकता है? यथार्थ रूप में ये कैसा होता है कोई नहीं समझ सकता है, और बार बार इसको रटने में कोई लाभ ही नहीं, क्योंकि यह बदनाम होने की ही संपूर्ण कथा प्रेम है। ठीक है, आप कर देंगे। बदनाम होने का क्या कारण है? बदनाम होने का कारण है प्रेम। बावरे कौन हैं? ब्रज के सभी लोग बावरे हैं, और क्या पूछते हैं कि कौन सी व्यथा है, कौन सी? बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन विथा है। ठीक है, आगे देखिए, बावरे तथा सिगरे का अर्थ लिखिए। बावरे का अर्थ होता है बावले, बावले या पागल। ठीक है, पागल। सिगरे का अर्थ होता है सभी या संपूर्ण। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, चाहे ये करिए, क्या करिए? चाहे ये वाला करिए। दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। देखिए, संपूर्ण सिलेबस पूरा हो चुका है। फुल कोर्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप जा सकते हैं और पूरा कोर्स पा सकते हैं। जो हमारे पेड कोर्सेज थे सारे फ्री हो चुके हैं, और वो 95 प्लस कैसे लाएं, टॉपर कैसे बने, एक वीडियो हमने डाला था, उसी के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पेपर की पीडीएफ आपको लेना है तो इस पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमेशा पहली लिंक जो होती है वो पीडीएफ की होती है, उसी वीडियो में जो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा जैसे ही हमारा लाइव क्लास खत्म होगा। ठीक है, सचिन पटेल जी, अनुज शर्मा और अभी अवस्थी। ठीक है, 11 का बिल्कुल 11 का बताएंगे, काहे परेशान। 11 के हम दे चुके हैं 2 पेपर ऑलरेडी, और भी देंगे ना, शिवम राजवंशी जी। ठीक है, आगे देखिए भाई साहब, आगे देखिएगा। दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल, कभी मत इसको जाओ भूल। यहां पर श्रद्धा समझाती है किसको? श्रद्धा समझाती है मनु को कि हे मनु, तुम क्यों उदास हो? दुख की काली रात्रि के मध्य में ही सुख का नवीन सवेरा उत्पन्न होता है, और एक पर्दा यह झिना नील, अर्थात एक नीले महीन पर्दे में सुखगात जो सुख रूपी शरीर है, सुख रूपी जो दुख है ना, दुख दुख जो है एक सुख रूपी शरीर पर, अपने शरीर पर सुख का एक नीला पर्दा ओढ़े हुए, मन यानी दुख का जो सुख है, सुखगात का मतलब होता है सुख रूपी शरीर जो है वो एक पर्दा या झीना नील, एक नीला महीन पर्दा अपने ऊपर दुख का ओढ़े हुए रहता है, और जैसे ही वो पर्दा हटाता है सुख पुनः वापस आ जाता है ना। तो दुख की पिछली रात्रि के मध्य में सुख का नवीन प्रभात अवश्य आता है, इसलिए हे मनु आप इतने दुखी मत हो। क्योंकि सुख हमेशा एक नीला महीन दुख का पर्दा ओढ़े रहता है, और जैसे उस पर्दे को हटाता है पुनः वापस आ जाता है। और तुमने जिस दुख को अभिशाप समझ लिया है, जगत की जब संपूर्ण ज्वालाओं का मूल समझ लिया है, संपूर्ण ज्वालाओं की जड़ समझ ली है, दरअसल वो
दुख दुख नहीं है, वो ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए हे मनु, क्योंकि दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है। अगर आपको मांझना होगा तो दुख आता है, दुख मांझने के लिए आता है और मांझ कर चला जाता है। जितनी गंदगी होती है उस दुख आने पर सब मन की साफ हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल गया होगा क्या इसमें है। तो अब देखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में किन दो पात्रों के बीच में वार्तालाप चल रहा है? तो श्रद्धा एक पात्र है और दूसरे हैं मनु, दो के बीच चल रहा है। ईश्वर का रहस्यमय वरदान क्या है? दुख ईश्वर का रहस्यमय वरदान है। प्रस्तुत पंक्तियां कौन कह रहा है? तो प्रस्तुत पंक्तियां श्रद्धा कह रही है। पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य में से उद्धृत है, से संकलित है। ठीक है, पद्यांश का संदर्भ हो गया, सुख का नवीन प्रभात कब आता है? दुख की रात्रि के समाप्त हो जाने पर सुख का नवीन प्रभात का आगमन होता है। अब आपको जीवनी लिखना होगा। एक की लेखक की जीवनी, साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अब आप समझिए, यहां पर 80 शब्द नहीं लिखे हैं, यानी साहित्यिक हिंदी वाले 80 शब्द मत चिल्लाओ। आपको 80 शब्द नहीं बल्कि 2 पेज का पूरा लिखना होगा, जिसमें जीवन परिचय भी होगा, साहित्यिक परिचय भी होगा, भाषा भी होगी, और अगर आप लिख सकें तो रचनाएं, मतलब आप देखिए इतनी मेन हेडिंग है। आपको जीवन परिचय लिखना होगा, जीवन परिचय, और साहित्यिक परिचय लिखना होगा, और रचनाएं लिखनी होंगी। इसके बाद आप जितनी चाहे हेडिंग डाल सकते हैं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, वो सब साहित्य में स्थान जो है वही साहित्यिक परिचय होता है। ठीक है, तो 3 हेडिंग मस्ट हैं, इनको आपको जरूर करना है। 80 शब्द की सीमा आपके लिए नहीं है, सामान्य हिंदी वालों के लिए है, सदैव याद रखिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे किसी एक मूर्धन्य कवि का आपको लिखना होगा, एक लेखक का लिखना होगा साहित्यिक परिचय, और किसी एक कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना होगा, रचनाएं देनी होंगी। भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, किसी का भी आप दे सकते हैं जिसका आपको पता हो। आगे देखिए, 5 अंक का आता है, और ये समझिएगा 3 अंक, दो, हाँ 2 अंक, 3 अंक में जीवन परिचय होता है और 2 अंक में इनकी रचनाएं होती हैं। तो रचनाएं जरूर लिखिएगा वरना 2 अंक कट जाएंगे। ठीक है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हर कहानी की समीक्षा कीजिए। भैया ये 5 नंबर का आएगा, इसमें भी कोई बाउंडेशन आपका नहीं है। अगर बाउंडेशन होता है तो साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय किसी में नहीं होता है, क्योंकि होता है तो सामान्य हिंदी वालों के लिए होता है, साहित्यिक वालों के लिए नहीं होता है भाई साहब, साहित्यिक वालों के लिए नहीं होता है। अंडरस्टैंड? हाँ बिल्कुल, 1850 में। बहादुर अथवा कर्मनाशा कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा, चाहे जो कर दीजिएगा। फिर स्वपाठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 5 अंक यहां से भी, यानी खंड काव्य आप तैयार कर लीजिए, जो आपके जिले में चलता है वहीं से 5 अंक आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, खंड खाब आता है, और खंड खा में क्या देखते हैं आप? खंड खा भी 50 अंक का होगा, है ना। खंड खा में 50 अंक रखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। 7 अंक का आपका एक संस्कृत गद्यांश आएगा। संस्कृत गद्यांश से आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाह सिंहम राजानम अकुर्वन्। देखिए देखिए आंसर देखिए, बहुत 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 मस्त है। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाह सिंहम राजानम अकुर्वन्। अतीते मतलब होता है विगत, बीते हुए, प्रथम कल्प में, बीते हुए प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्याह आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया। शकुनयाह, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंस से दुहिता, और फिर उसकी स्वर्ण राजहंस की जो दुहिता माने पुत्री थी हंस पोथिका, अतीव रूपवती आसीत, अत्यधिक रूपवान थी। तस्सा तस्सैहि वरम अददात, तो उसने उसको वर दिया। यत सा, कि वह आत्मनिश्चित, आत्मनः चित्त रुचितम, अपने चित्त के अनुसार, अपनी मन के पसंद का स्वामिनम, पति को वृणुयात माने चुन ले। हंस राजा तस्सै वरम दत्वा हिमवती शकुन संगे सन्नपतत, यानी कि हंसराज तस्सै माने उसको, वरम दत्वा माने वरदान देकर के, हिमालय प्रदेश में शकुन संघे अर्थात पक्षियों के समूह के साथ चला गया, है ना। और नाना प्रकारा हंस मयूरादया शकुनि गणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्नपतन हंस राजा आत्मनम चित्तम स्वामिकम। तो मतलब ये है, आप समझिए यहां से
कि हंस राजा तस्सै वरम दत्वा, हंसराज ने उसको वरदान देकर के फिर क्या किया हंसराज ने, हिमवत शकुनि संघे सन्निपतत, हिमवत माने हिमवत प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में शकुनि संघे अर्थात पक्षियों के सभा में, सन्निपतन माने इकट्ठा हुआ, सभा आयोजित की, सभा में उपस्थित हुए, सभा इकट्ठी की, नाना प्रकारा विभिन्न प्रकार के हंस मयूरादया, हंस मयूर आदि शकुनि गणा माने पक्षियों के समूह, समागत्य आकर के एकस्मिन महति पाषाण तले सन्निपतन, एक सन्निपतन माने इकट्ठा हुआ, ठीक है। तो नाना प्रकार विभिन्न प्रकार के हंस मयूर शकुनि गणा पक्षी गण समागत्य आकर के एक विशाल पाषाण के नीचे, एक विशाल पत्थर के तले इकट्ठा हुए। हंसराजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत वृणुवात् इति दुहितरम आदिदेश। तो हंसराज ने अपने मन का, अपने मनपसंद का स्वामी आकर के वृणुयात चुन लो, इति दुहितरम आदेश, ऐसा पुत्री को आदेश दिया। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, आगे संदर्भ लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, आत्मज्ञ सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है इसके, ठीक है। अच्छा, इसके लेखक कोई नहीं होते हैं, आत्मज्ञ सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। तो सा मैत्री उवाच, वह मैत्रेयी बोली, येन अहम अमृताम श्याम, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्याम, उसका मैं क्या करूंगी, यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति तदेव ब्रूहि। हे भगवान, जो कुछ आप अमृत तत्व साधन जानते हैं वो आप हमको बताइए, ठीक है, वही आप हमको बताइए। तो उन्होंने क्या कहा, याज्ञवल्क्य उवाच, तो याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया नः सतीत्वम, याज्ञवल्क्य क्या बोले, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया, हे प्रिया, नः सतीत्वम, तुम हमारी प्रिय हो, तुम हमारी सती हो, तुम प्रियम भाष से तुम प्रिय बोल रही हो, तुम प्रिय कह रही हो, तुम अच्छा कह रही हो, यही उपविश व्याख्यास्यामि, आओ बैठो, व्याख्यास्यामि, मैं व्याख्या करूंगा, क्या, ते माने तुमसे, अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व साधन की व्याख्या करूंगा, ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा, ठीक है। ये पद्यावतरण है, यहां पे भी आपको 7 अंक मिलेंगे, एक श्लोक का ही हिंदी अनुवाद करना होगा। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। तो देखिए, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखं। परोक्षे, प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और सामने प्रिय बोलने वाले, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए, एतादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्रों को, जो मित्र पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले हों और सामने प्रिय बोलने वाले हों, ऐसे मित्रों को आपको त्याग देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार, है ना, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र विष कुंभम पयोमुखम, ऐसे कुंभ के समान हैं जिसके पेट में विष है और मुख में दूध होता है, ठीक है। हाँ, मित्र, ये ऐसे मित्र कैसे होते हैं, जैसे एक घड़ा है और इस घड़े में, एक घड़ा है, क्या एक घड़ा है, और इस घड़े के ऊपर तो दूध भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर विष कुंभम, ये विष का घड़ा है जिसके मुख में दूध होता है, विष कुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र विष के भरे घड़े के समान होते हैं जिसमें, जिसके मात्र मुख में दूध होता है।
ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा। प्रीणाति यह सुचरितई, मतलब दो श्लोक आएंगे, आपको एक करना होगा, ठीक है। प्रीणाति यह सुचरितई पितरम सपुत्रो यद भर्तुएव हितमेच्छति तत्कलत्रम ततमित्रमापदि सुखे च समक्रियम् एतत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। मैं आपको पेपर तक मैं आपको कम से कम 20 मॉडल पेपर ला के दूंगा, ठीक है। 20 मॉडल पेपर करवाऊंगा, और अगर आप रोज रोज मॉडल पेपर कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका बोर्ड यहीं से 95 लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साक्षी दुबे, हम आपको बता दें बोर्ड की तरफ से कोई मॉडल पेपर कभी भी जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। बोर्ड ने जारी किया है अपना सिलेबस 30% ऑफ वाला, कोविड-19 वाला, उसी के आधार पे मैंने पेपर बनाया है। और 100 नहीं 150% सेम ऐसे ही पैटर्न का आपका पेपर होगा। 150 नहीं 200 नहीं, हम 500% की गारंटी लेते हैं, सेम इसी पैटर्न का आपका पेपर होगा। हाँ, 11 क्लास कल से होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना मुस्कान शाक्य। आगे देखिएगा। तो प्रीणाति मतलब ये भी सुभाषित रत्नानी का लिया गया है। तो प्रीणाति माने जो प्रसन्न करता है, यह माने जो सुचरितई माने सुंदर चरित्र से, पितरम माने पिता को, सपुत्रो वह पुत्र है, वही सच्चा पुत्र है, वही अच्छा पुत्र है, वही पुत्र पुत्र है जो प्रसन्न करता है अपने सुंदर उत्तम चरित्र से, अपने पिता को प्रसन्न करता है। यद भर्तुएव हितमिच्छति, यद भर्तु एव जो केवल स्वामी का ही हितमिच्छति हित चाहती है, तत्कलत्रम वह ही सच्ची स्त्री है, तत्मित्रम वही सच्चा मित्र है, जो आपदि सुखे च समक्रियम जो विपत्ति और सुख में समान रूप से सक्रिय रहता है। और एतत्रयम ये तीन, सच्चा मित्र, सच्चा पुत्र और सच्ची पत्नी, जगत माने संसार में, पुण्य कृतो लभन्ते पुण्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं। अब निम्न प्रश्नों में से किन्हीं दो के आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा, ये सामान्य हिंदी को नहीं देना होता, ओनली साहित्यिक हिंदी वालों को देना होता। पांडव दूता कहा तो वासुदेव, वासुदेव या कह लो या श्री कृष्ण भी लिख सकते हो, श्री कृष्ण पांडव दूता। विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी सुखम त्यजेत, क्या सुखम त्यजेत। खलस्य विद्या किमर्थम भवति, विवादार्थम भवति, खलस्य विद्या विवादार्थम भवति शकुनी गणाः। अच्छा यहाँ पे अधूरा क्वेश्चन है, शकुनी गणा इसको हटा दो, ये हटा दो। हाँ, अच्छा यहाँ पे है शकुनी गणाः कम राजानम अकुर्वन्, राजानम अकुर्वन्। तो यहाँ पे देखिए शकुनी गणाः कम, कम माने किसको राजा बनाया, तो शकुनी गणाः, शकुनी गणाः हंसराजम, ठीक है, हंसराजम, हंसराजम राजानम अकुर्वन्, ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत किसी को कमेंट करो, अगर दिक्कत हो भाई साहब, मैं सामने बैठा हूं, तुरंत आपके सॉल्यूशन देंगे। बीभत्स रस का उदाहरण बताइए। चलिए अब मैं रस करा देता हूं, बहुत आनंद आएगा, बहुत ही मजा आएगा। रस, हाँ रस, रस में बिल्कुल रस मिलेगा आपको। पहले आप कमेंट कीजिए एक लाइन, कौन सा विभत्स रस का उदाहरण है। अच्छा विभत्स रस का स्थायी भाव बताओ कमेंट में, बताओ विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। विभत्स रस का, विभत्स रस का स्थायी भाव बता दो, ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव बता दो। वाह, बहुत अच्छे। हाँ, नहीं कोई नहीं बता रहा यार, किसी को विभत्स रस का स्थायी भाव नहीं पता। अरे चलो भाई हम ही बताते हैं, विभत्स का जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा, ठीक है, बिल्कुल आशुतोष यादव जी ने बता दिया, जुगुप्सा होता है। तो देखिएगा, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़ कर आ जाते, समझिएगा उदाहरण बहुत ही जुगुप्सित उदाहरण है। हाँ मतलब घृणा वाला। देखिए ये विभत्स रस हम बता रहे हैं, तो क्या है कि आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़ कर आ जाते,
शव जीभ खींच कर कौए चभला चभला कर खाते, के चभला चभला कर खाते। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते। याद कर लो, मेरे गाते गाते याद कर लो जुगुप्सा, ठीक है। विभत्स रस याद कर लो पीबी मिश्रा। तो आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते। शव जीभ खींच कर कौए चुभला चुभला कर खाते। शव जीभ नोच कर, हाँ शव जीभ खींच कर कौए चुभला चुभला कर खाते। भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे लेटे लेटे। भोजन में श्वान, श्वान मतलब कुत्ते, भोजन में कुत्ते लगे मुर्दे थे भू पर लेटे। खामास चाट लेते थे चटनी सम बहते बहते बेटे। समझ रहे हैं आप ना, समझ रहे हैं कि खामास चाट लेते थे चटनी सम बहते बहते बेटे। भोजन में थे श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे। खामास चाट लेते थे चटनी बहते बहते बेटे। और एक उदाहरण बहुत मशहूर है। सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकारत, खींचत जी भई स्यार अति ही आनंद उर्धारत। और बहु चील नो चिलई जात तुच्छ मोद मठो सबको हियो। जन ब्रह्म भोज जजमान को आज भिखारिन को दियो। तो अब एक और बढ़िया सा परिभाषा इसकी है कि वस्तु घिनौनी देखी सुनी सुनि घिन उपजे जिय माही। वस्तु घिनौनी देखी सुनी घिन उपजे जिय माही। और छिन बाढ़े बीभत्स रस चित की रुचि मिट जाही। निंदे कर्म करि निंदे गति सुने की देखे कोय। तन सकोच मन संभ्रम रहु दुविध जुगुप्सा हो। यानी अब भैया देखिए, अब यहां पर आपको समझ में आ गया हो, जब बीभत्स माने जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव विचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस हमने सुनाया था आपको, क्या सुनाया था? इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। आती है लौट क्षितिज से, आती है लौट क्षितिज से। क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, इठलाती बल खाती सी, पगली सी देती फेरी। ठीक है, करुण रस का उदाहरण समझ गए। मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीस। अंधी आज बना कर तुमने, अंधी आज बना कर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। हो गया। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव विचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब कौन से करुण रस की निष्पत्ति होती है? हुसैन अंसारी जी, शिवम राजवंशी, स्पाई। बहुत सही, क्या बात है अभिवस्थी। चलिए आगे देखिए। रूपक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप में रूपक अलंकार होता है, जैसा कि हमने बताया था। उदित उदयगिरी मंच वाला उदाहरण लिख दीजिएगा, है ना, या चरण कमल बंदोहर राई वाला लिख दो। संदेह अलंकार में क्या होता है? जब उपमेय में उपमान का संदेह बना रहे, ठीक है, जब संदेह बना रहता है। संदेह अलंकार क्या होता है बताएगा कोई? चलिए कमेंट कीजिए, संदेह अलंकार क्या होता है? पता किसी को? संदेह अलंकार क्या होता है? हैं? संदेह अलंकार, संदेह अलंकार की परिभाषा यानी कि रूप रंग आदि के सादृश्य से जहां उपमेय में उपमान का संशय बना रहे, या उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संशय रहे,
वहां पर संदेह अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का संशय बना रहे, उपमेय में उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संशय बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर ये निश्चय नहीं हो पाता है कि वास्तव में उपमान है या फिर उपमेय है, कुछ पक्का नहीं हो पाता है, दुविधा बनी रहती है, कंफ्यूजन बरकरार रहता है, बिल्कुल फुल्ली कंफ्यूज्ड आदमी हो जाता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो इसका जो है आप उदाहरण लिखेंगे वही मशहूर वाला, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उसके प्रसंग में है कि निश्चय ही नहीं हो पा रहा था कि सारी के मध्य में नारी है या नारी के मध्य में सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी, कुछ पक्का नहीं पड़ा। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। यह काया है या शेष उसी की छाया, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। तो ये संदेह होता है कि काया है कि छाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वही है बाल धी विशाल वाला, वो भी लिख सकते हो। कैंधो ब्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, बीर रस बीर तरवारी सी उहारी है ना। तो वो भी उसमें पक्के नहीं हो पा रहा है, तलवार उघारी गई है कि कोई वहां से पर्वत से आग चली आ रही है कि ध्रुव तारा है कि पुच्छल तारा है, वगैरह वगैरह। अब आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। पर्यावरण प्रदूषण पर लिखिए, कारण निवारण लिखिए, भारतीय समाज में नारी का स्थान, योग शिक्षा की आवश्यकता क्या है, चांदी रात में नौका विहार, या फिर जनसंख्या वृद्धि का कारण निवारण। अब आपकी आएगी संस्कृत व्याकरण। तो पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होता है, फटाफट आंसर करिएगा। इससे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं, बा वाला इसका सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला पोइत्रम। हाँ ठीक है, तो उड्डीयते का क्या हो जाएगा, उत्डीयते, जहां पे हलंत लगा हुआ है उत धन डीयते, यहां पे उड्डीयते हो जाएगा। आगे देखिएगा, उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन लेख होगा। ठीक है, उल्लेख का क्या हो जाएगा, उत धन लेख, तो यहां पर सा वाला सही हो जाएगा। इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहीं से डाउनलोड करिएगा, पहला लिंक होगा। प्रतिक्षणम में अव्ययी भाव समास होगा, क्षणम क्षणम प्रति। ठीक है, नीलांबुजम में कौन सा समास है, नीलम अंबुजम, नहीं हाँ नीलम चा, हाँ नीलम अंबुजम, यानी नीला है जो कमल, तो यहाँ कर्मधारय हो जाएगा। नामना शब्द रूप जो है वो नामना रूप है, नाम शब्द का क्या है, नाम नाम नामना नामने, तृतीया का एक वचन होगा भैया, बा लगा लीजिए। आत्मभ्या रूप जो है चतुर्थी पंचमी षष्ठी का बहुवचन होता है, हाँ चतुर्थी पंचमी का बहुवचन होता है, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, तो यहाँ पे चतुर्थी का बहुवचन आ गया है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तिष्ठत शब्द और पिबति शब्द का धातु लकार और पुरुष बताइए। तो तिष्ठत में क्या लगाएंगे, स्था धातु, स्था धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, और पिबती में पा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, आगे देखिएगा, ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, गतवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, वतुप प्रत्यय है। ठीक है, गतवान में वतुप प्रत्यय है, मत्वा में कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, क्या है, कत्वा प्रत्यय है। निम्नलिखित में से रेखांकित अंश में से आपको एक की विभक्ति नियम निर्देश पूर्वक उल्लेख करना होगा। तो विद्यालयम वाले में आप फटाफट विद्यालयम परितः वृक्षा हसंती, अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे वार्तिक, यहां से जो है आपका अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि वार्तिक सूत्र से परितः लग जाने के कारण यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, कहाँ है, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है। विद्यालय में अंडरलाइन कहाँ है, विद्यालय में है, अंडरलाइन कहाँ है, विद्यालय में है। ठीक है, मोहना पादेन खंजा येनांग विकारः, सूत्र से जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया होती है, तो पादेन में तृतीया विभक्ति। रामो अपि त्वया सह गच्छति, तो त्वया मत में सह साकम सार्धम सह युक्त प्रधाने में सूत्र से तृतीया विभक्ति होगी, तो यहाँ पे त्वया में तृतीया विभक्ति है। अब निम्न में से दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। वह वाराणसी गया, तो सह वाराणसीम, वाराणसीम अगच्छत। ठीक है, सह वाराणसीम अगच्छत, वह वाराणसी गया। मैं कल जाऊंगा, अहम, अहम श्वः
गमिष्यामि, ठीक है, अहम श्वः गमिष्यामि। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं तो कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, ठीक है। गांव में बालक निवास करते हैं तो ग्रामे ग्रामे बालकाः बालकाः निवसन्ति निवसन्ति, ठीक है, ग्रामे बालकाः निवसन्ति। किसी भी दिक्कत के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। www.gyansindhuclasses.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फुल सिलेबस पाने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहां से आप फुल फ्री सिलेबस पा सकते हैं। A to Z चीजें लाइन बाय लाइन क्रमबद्धता के साथ आपको सब कुछ मिल सकता है। बस डिस्क्रिप्शन में दूसरे और तीसरे नंबर की लिंक जो दी हुई है वहां से आपको फुल सिलेबस मिल जाएगा, और प्रथम लिंक जो दी गई है वहां से आपको सारे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे जो भी आज तक दिए गए हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी